हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं नासरीन, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर प्रोग्राम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट जो टॉपिक है उस पर ही शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एंशियंट इंडिया को पढ़ रखा है हर्ष के काल तक। तो हर्ष के काल के बाद क्या घटनाएं हुई, क्या चीज़ें हुई, वो बेसिकली हम लोग इसे एक टर्म देते हैं, वो मेडिवल इंडिया के रूप में दिया जाता है या मेडिवल इंडिया कहा जाता है। तो इस बार आप लोगों को सिलेबस में मेडिवल इंडिया ही पढ़ना है। मेडिवल इंडिया का जो पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है अरब तुर्क आक्रमण। तो अरब और तुर्कों ने जो आक्रमण किया उसके बारे में पढ़ना है। तो हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ ले, क्रोनोलॉजी को समझने के लिए कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर रहेगा। वो ये कि प्राचीन भारत में कुछ शासकों के कमज़ोर होने के बाद, यानी हर्ष एक शक्तिशाली शासक था, उसके बाद जो भी शासक हुए वो थोड़े कमज़ोर पड़ते गए, जिससे जो केंद्रीय सत्ता थी भारत में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई और जो शासक थे वो अलग थलग अपना अपना शासन करने लगे। और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया बाहरी आक्रमणकारियों ने और कुछ ऐसी तात्कालिक घटनाएं भी घटी थी जिसने सिंध आक्रमण को जन्म दिया। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदार थी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो उत्तर पश्चिम की ओर से सिंध क्षेत्र पर जो है वहाँ पर आक्रमण हुआ था। वो आक्रमण अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, उसके द्वारा ही ये आक्रमण हुआ। उसके बाद एकाएक और 2-4 आक्रमण हुए और फिर हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में गुलाम वंश की नींव पड़ी जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का रूप धारण करता है। और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर हम देख लेते हैं मुगल वंश आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे सिलेबस में थ्रू आउट पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट जो है आपके सिलेबस का, फर्स्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस का वो कि अरब और तुर्क आक्रमण। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत पर पहला अरब आक्रमण कब और कहाँ हुआ। तो इसका आंसर होगा भारत में पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर देख लीजिए कि किसके नेतृत्व में हुआ है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कहाँ पर हुआ था, सिंध क्षेत्र में हुआ है। और कब, तो 712 ईस्वी में। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया है पहला आक्रमण, कब किया है, तो 712 ईस्वी में और सिंध वाले क्षेत्र में। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, मतलब जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो इसका उत्तर होगा दाहिर। दाहिर उस वक्त सिंध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब आक्रमण के विषय में किस पुस्तक में जानकारी मिलती है। तो अरब आक्रमण के विषय में हमें जिस पुस्तक के बारे में जानकारी मिलती है वो है चचनामा। इसका उत्तर है चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले सिंधु वासियों पर जजिया नामक कर लगाया। जजिया एक प्रकार का कर था जो मुख्यतः हिंदुओं और कमियों लोगों से वसूला जाता था। तो सबसे पहले भारत में इसे किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर समय समय पर हम देखते हैं और शासकों ने भी लगाया। कुछ शासकों ने इसको उठा भी दिया था, इसे नहीं लेते थे, पुनः इसे फिर लगाया गया। कई बार ये चीज़ें चलती रही, लेकिन सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसका उत्तर होगा 17 बार। हम पहले देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, वो अरब आक्रमणकारी था। अब कुछ तुर्क आक्रमणकारी भी आने लगे थे। मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर कितनी बार, मोहम्मद गजनवी दूसरा आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम के बाद, तो इसने बहुत बार यहाँ पर आक्रमण किया और काफ़ी धन यहाँ से लूटा। तो ये आक्रमण हो गया 17 बार इन्होंने आक्रमण किया। 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में इसने कुल 17 बार आक्रमण किया और काफ़ी मात्रा में यहाँ से धन लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि 17 बार आक्रमण किया है इसने, उसमें सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था इसका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। कहाँ पर आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और ये कहाँ है, गुजरात में। यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर महमूद गजनवी ने धन लूटा था और यह आक्रमण कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी थे। उतबी जो था उसका दरबारी कवि था। उतबी क्या था, उसका दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा की रचना किसने की, तो इसका उत्तर है फिरदौसी, जो कि महमूद के ही दरबार में था। तो शाहनामा एक पुस्तक की नाम है जिसकी रचना फिरदौसी ने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा, यहाँ उस समय की तात्कालीन अवस्था का वर्णन किया। तो उसने जिस पुस्तक का नाम लिखा जिसमें हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है वो है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। ये दोनों पुस्तक एक ही है, इसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है या तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस राजा के विरुद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर होगा हिंदू शाही शासक जयपाल पर 101 ईस्वी में। सबसे पहले इसने जयपाल पर आक्रमण किया था। ये उत्तर पश्चिमी हिंदू शाही शासक था, जबकि हम लोग जानते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही ज़्यादा आक्रमण हुआ करते हैं, जो पंजाब कश्मीर के आसपास वाला एरिया है उस एरिया से। तो मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो उत्तर पश्चिमी शासक जयपाल के विरुद्ध, और कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? हम लोग पहले भी देख चुके कि महमूद गजनवी के 17 आक्रमण में जो सबसे आक्रमण प्रसिद्ध था सोमनाथ मंदिर, शिव का मंदिर था वो, जो कि गुजरात में था। तो जब उसने आक्रमण किया था तो वहाँ पर शासक कौन था उस क्षेत्र का? तो गुजरात का उस समय शासक था भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? जैसे हमने देखा 25-26 तक उसने तो लगभग भारत पर ही आक्रमण किया, उसके बाद उसके 4-5 साल बाद ही उसने 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। भारत पर मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो अब जैसे हम लोग दो पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम देख लिया, मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमने देखा महमूद गजनवी। अब और एक नाम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और वो नाम क्या है? मोहम्मद गोरी। 3 नाम हम लोग देख चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम, ये सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी जिसने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया। फिर हमने देखा महमूद गजनवी जिसने जयपाल के विरुद्ध सबसे पहले आक्रमण किया। और अब हम देख रहे हैं मोहम्मद गोरी, ये गोर प्रांत का शासक था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो उत्तर होगा 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। कहाँ हुआ था इसका पहला आक्रमण? मुल्तान पर। ये भी नॉर्थ वेस्ट एरिया ही है जो अब की अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में आता है मुल्तान। गोरी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया और किस शासक से पराजित हुआ? पहले हम देख चुके 1175 में उसका पहला आक्रमण है, उसके बाद भी उसने कई आक्रमण किए, जिसमें 1178 में गुजरात पर भी उसका आक्रमण था। और इस समय युद्ध होता है अनहिलवाड़ा का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। अनिलवाड़ा का युद्ध हुआ और उस समय शासक कौन था? गुजरात का भीम द्वितीय। देखिए यहाँ पर 2 नाम है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। भीम द्वितीय यहाँ पर किसके समय है? मोहम्मद गोरी के समय। ठीक है, और भीम प्रथम हम लोग देख चुके हैं, जब गुजरात पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी के समय था भीम प्रथम, और गोरी के समय में है भीम द्वितीय, गुजरात का शासक। और युद्ध कौन सा हुआ है? अनिलवाड़ा का युद्ध। और इसमें पराजित कौन हो गया? गोरी पराजित हुआ है। इसमें गोरी पराजित हुआ, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ है। ये उसकी पहली पराजय थी भारत में, भीम द्वितीय से मोहम्मद गोरी इसमें पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? अब हम गोरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो देखेंगे ये युद्ध भी गोरी के साथ ही हुआ है, पृथ्वीराज चौहान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तराइन का युद्ध। कहीं ना कहीं इसी युद्ध ने भारत पर एक बीज रख दी थी तुर्क साम्राज्य की या मुस्लिम साम्राज्य की। तो हम देख लें कि ये युद्ध 2 लोगों के बीच हुआ था। वो कौन थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और कब हुआ था? 1191 में। लेकिन इसमें विजय कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान इसमें विजित रहा था, मोहम्मद गोरी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक इसके बाद फिर तराइन के मैदान में ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये किसके बीच हुआ था? ये भी सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ है। ठीक 1192, यहाँ पे ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1911-1992 में है, जस्ट एक ईयर बाद ही होता है, 93 नहीं, 1192 में ये मिस्टेक है, ये से आप सुधार लीजिए। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी विजित रहा और कहीं ना कहीं भारत पर तुर्क साम्राज्य की सबसे पहली नींव बोले या एक प्रभाव बोले वो रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? तो जैसा मैंने पहले ही बताया तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजित रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में हुआ था चंदावार का युद्ध। ये भी युद्ध इम्पॉर्टेंट है, 1194 में हुआ है चंदावार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरी के साथ कौन सा प्रसिद्ध सूफी संत भारत आया था। गोरी अपने साथ एक सूफी संत भी लेकर आया था और वो था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को वो अपने साथ भारत लेकर आया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी सूफी सिलसिला काफ़ी बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लूट एवं आगजनी की। तो इसका उत्तर है बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का ही एक सेनापति था जो आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी रहा है। तो मोहम्मद गोरी का ये सेनापति था और इम्पॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, वहाँ पर आगजनी की, बहुत सारी चीज़ों की लूटपाट की, बहुत सारे पुस्तकों को जला दिया और अपने साथ भी लेकर गया। तो ये है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी के सिक्कों की क्या विशेषता है। जैसे मोहम्मद गोरी ने भारत के जब कुछ क्षेत्रों को विजिट किया, उन क्षेत्रों को जीता, तो बेसिकली पहले ऐसे ही करते थे रूलर लोग, वो जिस भी क्षेत्र में जीतते थे वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहाँ पर अपने सिक्के चलाते थे। तो मोहम्मद गोरी ने भी ऐसा किया, उसने सिक्के चलाए और चूँकि वो एक तुर्क शासक था, इस्लाम धर्म से उसका संबंध था, लेकिन उसने जो विजय प्राप्त की थी वो अब उसने एक इस्लाम शासन जहाँ पर नहीं है वैसे क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। तो उसने अपने सिक्के में दो चीज़ का मिश्रण दिखाया। अपने सिक्के में किस चीज़ का मिश्रण था, पहले सिक्के में तो एक और कलमा खुदा हुआ रहता था और दूसरे और देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित हमें देखने को मिलती है मोहम्मद गोरी के सिक्के में। तो ये उसके सिक्के की विशेषता थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई, तो 1206 में उसकी हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गोरी की, अर्थात 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके विजित राज्यों को भारत में किसने संभाला। मोहम्मद गोरी की तो मृत्यु हो गई, लेकिन हम तो देखते हैं उसके बाद यहाँ पर तुर्क साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो आखिर उस नींव को रखा किसने था, यानी मोहम्मद गोरी के जाने के बाद भारत में जो क्षेत्र उसके विजित थे या जिनसे उन्हें टैक्स मिलता था या नजराना मिलता था, उन सारे क्षेत्रों को किसने संजोए रखा। तो इसका उत्तर होगा उसी का, मोहम्मद गोरी का ही दास था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से या आंशिक रूप से शुरुआत में गुलाम वंश की नींव डाली, जो आगे चलकर तुर्क साम्राज्य बनाने में काफ़ी सफल रहा। कई सालों तक शासन हुआ, जो अंत में जाकर हम देखते हैं लोधी वंश तक ये कंटिन्यू रहता है और लोधी वंश के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो ये क्रोनोलॉजी, आप लोग इस क्रोनोलॉजी को जरूर याद रखिए कि एंशिएंट इंडिया में हर्ष तक हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं वही शक्तिशाली रूलर था। उसके बाद तो सारे जो वहाँ उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, जो ये और भी क्षेत्र थे, वहाँ के जो राजा थे वो अब सेपरेट अपना अपना शासन करने लगे थे और वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ने लगे थे। और जब भी कोई शासक कमज़ोर पड़ता है या जिनका प्रशासन कमज़ोर हो जाता है, उस क्षेत्र में बाह्य आक्रमण का खतरा रहता है और बाह्य आक्रमणकारी फ़ायदा उठाते हैं। यही चीज़ हुई, अरब आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, फिर एकाएक देखते हैं यहाँ पर तुर्की साम्राज्य की भी या पूरा का पूरा सल्तनत काल, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। तो ये एक सीक्वेंस है, अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य। ये पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, मिडेवल, साथ में आप लोगों को सूफिज्म, भक्तिज्म, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तब तक आप इसे रिपीट करते रहिए और जैसे कि एग्ज़ाम भी आप लोगों के कुछ दिन में होने ही वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरह से शुरू कर दीजिए और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, किस चीज़ पर कोई दिक्कत हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो उसी पर तैयार कर दूँगी। अभी के लिए इतना।